आयुष अस्पतालों को आप एलोपैथी के समकक्ष लाकर खड़ा करने की सोच लेकर चल रहे हैं। जो मौजूदा स्थिति है उस समय क्या लग रहा है आपको, ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगी? देश के साथ गद्दारी करने वाले किसी भी संगठन को न देश बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा। और अगर एक बात देखी जाए तो जो आयुष अस्पताल है वहाँ स्टाफ की काफ़ी कमी देखी जाती है, जिसको लेकर लगातार ज्ञापन भी दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है, स्टाफ की कमी में इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं? लगातार जो मिलावटी खाद्य पदार्थ है वो बाज़ारों में इनकी बिक्रियां हैं जो तेज़ हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें आयुर्वेदिक चीज़ों की, तो उनका जो आयुर्वेदिक की जो दवाएं हैं कहीं ना कहीं बिना मानक की दवाएं भी तैयार हो रही हैं, जिसकी खबरें लगातार आ रही हैं। तो इसे क्या रोकने के लिए क्या कुछ प्रबंध किए जाएंगे? इसके बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। अपने कर्मों की सज़ा उनको खुद मिल रही है, देश ने उनको नकार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में जी। सबसे पहला सवाल आपसे कि आयुष मंत्री हैं आप और लगातार आयुष अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं। आयुष अस्पतालों को आप एलोपैथी के समकक्ष लाकर खड़ा करने की सोच लेकर चल रहे हैं। जो मौजूदा स्थिति है उस समय क्या लग रहा है आपको, ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगी? आपने कहा कि किसी के समकक्ष लाके खड़ा करना, वो तो ऑलरेडी खड़े हैं। हमको तो अभी बहुत कम वक्त मिला है। अभी तक तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मातहत आयुर्वेद और जो हमारे आयुष की जिसकी बात हो रही है, यह मंत्रालय उन्हीं के मातहत काम करता था। बड़े अस्पताल उनके होते थे, उनके 2 कमरों में आयुर्वेद और होम्योपैथ के कमरे में अस्पताल चला करते थे। इंडिपेंडेंट जो अस्पताल थे उनको उचित जो कहा जाए कि उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी, उनकी जो सहायता होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हम बधाई देना चाहते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 2014 में जब पहली बार सरकार बनी तो 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का पहली बार गठन किया। तो आयुष की इन विधाओं को होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सुवारिंगपा, सिद्धा, ये जो विधाएं हैं, 7 योग, इन सब को मिला के एक मंत्रालय का गठन हुआ। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब पहली बार सरकार बनी तो 2017 में आयुष मंत्रालय का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ। तब से यह मंत्रालय अपने पैरों पर खड़ा हो के अपना काम कर रहा है, अपने अस्पताल बना रहा है। पहले अस्पताल हमारे होम्योपैथ के अलग, यूनानी के अलग और आयुर्वेद के अलग अस्पताल बनते थे। मेडिकल कॉलेज भी तीनों अलग हुआ करते थे। सरकार जब से बनी है उत्तर प्रदेश में 11 नए एकीकृत हॉस्पिटल 11 मंडल मुख्यालयों में बन चुके हैं। एकीकृत का मतलब है कि तीनों विधाओं के एक अस्पताल, तो एक ही परिसर में योग भी है, होम्योपैथ भी है, आयुर्वेद भी है और यूनानी पद्धति से इलाज भी है, दवाएं भी हैं, ओटी है, वेल फर्निश्ड ओटी है, 50 बहुत आधुनिक बेड के साथ एक अस्पताल है, पैथोलॉजी लैब है। तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हॉस्पिटल जब से हमने बनाना शुरू किया तब से हमारे नए अस्पतालों में जो भीड़ बढ़ी है वो हम लोग की आशा के विपरीत है। हम जितना सोचते थे कहीं उनसे ज़्यादा की ओपीडी है। अब तक हम लोगों ने 500 अपने पुराने अस्पताल जो गांव-गांव में अस्पताल हुआ करते थे, 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के, उन अस्पतालों को जो हमारी अपनी ज़मीन पे अस्पताल हैं उनको हम लोग आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित करते जा रहे हैं। तो ऐसे 500 का परिवर्तन हो चुका है। अब तक 500 छोटे अस्पतालों को हम लोगों ने नया रूप और रंग देके उनको परिवर्तित कर दिया है। 269 अस्पताल इस बार इस वर्ष हमको परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार की अनुमति मिल गई है। उसके लिए बजट आ चुका है, उसके लिए काम शुरू हो गया है। एक तो पुराने अस्पतालों की मरम्मत करना और नए अस्पताल बागपत में, बस्ती में, ऐसे 3 अस्पताल हमारे 50 बेड के बन के तैयार हैं। हमको लगता है कि 6 अस्पतालों पे और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसको हम लोग इस वर्ष कह लीजिए कि अगले 6 महीने के अंदर हम उसको पूरा कर लेंगे। तो नए अस्पताल बनाना और पुराने जो अस्पताल 4000 अस्पताल उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद और होम्योपैथ के हैं, तो हमको नए अस्पताल भी बनाने की जिम्मेदारी है और पुराने अस्पतालों को नए रूप में परिवर्तित करना, परिवर्धन करना, उनका पुनर्निर्माण करना, ये भी हमारी प्राथमिकता है।
और एक सवाल जो बन रहा है कि हमारे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो भी लगातार आयुष अस्पतालों को, आयुर्वेद को लेकर काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील नज़र आते हैं। और अगर एक बात देखी जाए तो जो आयुष अस्पताल है वहाँ स्टाफ की काफ़ी कमी देखी जाती है, जिसको लेकर लगातार ज्ञापन भी दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है, स्टाफ की कमी में इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए, अब तक जितने भी अस्पताल हमारे हुआ करते थे, या तो वो दान की ज़मीनों पे हैं, या वो CSC PSC जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे उनमें चलते थे। सामाजिक और भी जैसे ग्राम पंचायत है, तो ऐसी सामाजिक संस्थाओं की जो ज़मीनें हैं या जो सरकारी तो किराए के भूमि पे जो हमारे अस्पताल, हमारी प्राथमिकता ये है कि उन सारे अस्पतालों को अपनी ज़मीन पे हम सरकार में, जैसे अपने ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान से, BDO से, विधायकगण से सबसे मांग रहे हैं कि हमको ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा हमेशा मिलता रहे, जो हमारी अपनी ज़मीन हो तो हम उस पर नए निर्माण कर सकते हैं। जहाँ तक संख्या का सवाल है, तो हम हमेशा प्रयासरत हैं कि हमारी जो डॉक्टर्स की कमी न हो, हमारे फार्मासिस्ट की कमी न हो। नई नियुक्तियों के लिए हमारे विभाग की नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग से होती हैं। तो ऐसे जितने भी अध्याचन हमारे पास थे जो अभी तक रुके पड़े थे, हम लोगों ने सारे अध्याचन मतलब पद रिक्ति की सूचना हम लोगों ने लोक सेवा आयोग को कर दिया है। नियुक्ति करने का अधिकार चूँकि लोक सेवा आयोग को है, तो वो जैसे जैसे नियुक्तियाँ करते जाएंगे हम नए लोगों को ज्वाइनिंग कराते जाएंगे। और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसकी नियुक्ति चूँकि आउटसोर्सिंग के जरिए होती है, संविदा पे होती है, तो हर तरह से दिन और रात काम करके हम लोग इस अपनी जो ये कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हम उन कमियों को भी दूर कर लेंगे। बात करें तो आयुष और खाद्य सुरक्षा दोनों ही आपके पास है, और त्यौहार आने वाले हैं। लगातार जो मिलावटी खाद्य पदार्थ है वो बाज़ारों में इनकी बिक्रियां हैं जो तेज़ हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें आयुर्वेदिक चीज़ों की, तो उनका जो आयुर्वेदिक की जो दवाएँ हैं कहीं ना कहीं बिना मानक की दवाएँ भी तैयार हो रही हैं, जिसकी खबरें लगातार आ रही हैं। तो इसे क्या रोकने के लिए क्या कुछ प्रबंध किए जाएंगे? देखिए, हमारे खाद्य सुरक्षा के जो हमारे ये प्रभार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास है, उन्होंने एक संकल्प लिया कि हमारी जो गाय माता को, पशुओं को दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगता था, उन्होंने संकल्प लिया पूरे उत्तर प्रदेश में सारी दुकानों पे छापामारी कर जो लोग उसका उपयोग करते थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, जेल तक भेजे गए लोग। आज उत्तर प्रदेश में यह सरकार बहुत गर्व के साथ कह सकती है कि ऑक्सीटोसिन का उपयोग करना 9 के बराबर हो चुका है। चोरी छिपे अगर कोई करता पाया जाएगा तो उसके साथ कार्रवाई होगी। जहाँ तक दूध की सामग्री है, दूध के सारे आइटमों की लगातार सैंपलिंग की जा रही है। जितनी भी मिलावटी, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, उन सब के खिलाफ एक अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में, चूँकि आप लखनऊ को अगर देखिएगा तो आए दिन आपको छापेमारी की खबरें, सैंपल जो किए जा रहे हैं। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी सुविधा ये हो गई है कि सैंपलिंग करके बाद हम उसको बहुत आसानी से, चूँकि हमारे पास लैब की संख्या हर मंडल मुख्यालय पे हम बड़ी लैब बना रहे हैं जांच के लिए। अभी तक बहुत कम हमारे पास लैब हुआ करते थे। अभी तक बहुत सारे ऐसे पदार्थ उसमें मिलित थे जिनको कि हम जांच नहीं कर पाए, जिनको हैवी मेटल्स कह सकते हैं, पेस्टिसाइड कह सकते हैं, ऑर्गेनिक ऐसे बहुत से पदार्थ जो उनमें मात्रा में पाए जाते थे। उन सब की जांच, हमारे हाई एंड इक्विपमेंट, हमारे पास बहुत एडवांस मशीनें आ गई हैं। इसके पहले आगरा, वाराणसी, अब हम गोरखपुर और 4 शहरों में हाई एंड जो बहुत एडवांस मशीन है, जो शायद उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान के बहुत कुछ शहरों में होगी। तो ऐसी एडवांस मशीनों से हमको बहुत संबल मिला है। हमने सचल जांच मोबाइल जो वैन होती है उसमें लैबोरेटरी स्थापित किया है, जो बाज़ारों में सुदूर देहात तक के गांव के क्षेत्रों में जाके, तो वो हमारी जो वैन है जांच की, वो जाके मौके पे ही सैंपलिंग करती है और जांच करती है। हम लोगों ने प्रयास ये किया कि जो हमारे जांच सैंपल में जो मानक से अधो मानक पाए जाएंगे उनके खिलाफ FIR करना और कार्रवाई करना, और जो सैंपल सही पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह से एक अभियान छेड़ा गया उत्तर प्रदेश में। आप किसी ज़िले का अखबार उठा के देखिए तो देखिए कि कैसे खाद्य सुरक्षा के लोगों ने, ड्रग के लोगों ने इन चीज़ों के खिलाफ अभियान छेड़ के रखा है। वक्त लगेगा, लेकिन ये बहुत ही
होपफुल हम मंत्रालय भी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और मंत्रालय भी इस बात को लेकर बहुत आशान्वित है कि आने वाले दिनों पर हम अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। एक सवाल हम करना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस अपना अध्यक्ष ही नहीं तय कर पा रही है, और अगर बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? कांग्रेस के कर्म जो उनके हैं वो ही उनको कहीं न कहीं से समय के साथ हाशिए पर लेके चले जा रहे हैं। उनके फैसले न होना, आपस में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव की प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है। जिसको मन चाहे वो बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। आज इसी की बदौलत पूरी कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे सब बगावत पे हैं। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। अपने कर्मों की सज़ा उनको खुद मिल रही है। देश ने उनको नकार दिया है। उसके पीछे उनकी कार्यप्रणाली, उनके नीति, वो जिन नीतियों की बात करते थे आज वो नीतियां कहीं न कहीं से समाप्त प्राय हैं। तो कांग्रेस के कर्मों की सज़ा समय उनको दे रहा है, समाज उनको दे रहा है, जनता उनको दे रही है, और वो खुद समय के साथ वो मिटने को तैयार है। और अगर बात करें सपा की, तो सपा लगातार प्रदेश सम्मेलन कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि देश तोड़ने वालों को हटाएंगे। कहीं ना कहीं सीधा ये निशाना भाजपा सरकार पे, आपकी सरकार पे किया गया है। तो क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पे आप? उनको जो करते बने, उनको जो करना हो वो करते रहें। सिवाय झूठे आरोप लगाना, सिवाय बेबुनियाद बातों को लेके विरोध करना, ये उनका शगल बन गया है, शौक बन गया है। क्योंकि उनको अपने आप को ज़िंदा करके समाज को दिखाना है। समाज ने उनको पिछले चुनाव में भी नकारा, इस चुनाव में भी नकारा। उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण चुनाव विधानसभाओं के, 2 महत्वपूर्ण चुनाव लोकसभा के हो चुके हैं। वो धीरे धीरे वो समाप्त प्राय होने की दिशा में अग्रसर हैं। और रही बात उनकी आंदोलन की, तो उनके किसी आंदोलन से, उनके किसी उठाए गए कदम से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक सवाल कि अभी न्यूज़ आई है हाल ही में कि पीएफआई का जो संगठन है उसे तकरीबन 5 साल के लिए रोक दिया गया है। किसी भी ऐसे संगठन को, देश विरोधी और देश के साथ गद्दारी करने वाले किसी भी संगठन को न देश बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा। उत्तर प्रदेश तो अग्रणी है इन चीज़ों में, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करने में। और ये कार्रवाइयाँ ऐसे लोगों के खिलाफ़ तब तक नहीं रुकेंगी जब तक देश विरोधी ताकतों का इस देश और उत्तर प्रदेश से पूर्णतः सफाया नहीं हो जाएगा। चुन चुन कर ऐसे लोग दुनिया में कहीं किसी कोने में छिपे हों, हिंदुस्तान के किसी बिल और माद में छिपे हों, उनके खोज कर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार अपने एजेंडे पर काम कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। लगातार हम लोग कार्यरत थे कि आपसे बातचीत हो पाए, आपका कुछ समय निकाल पाए, लेकिन आप मिल नहीं पा रहे थे। और अभी हमने लगातार आपका पता चला था आप जनपदों का दौरा कर रहे हैं, और आप तकरीबन रात के 1-2 बजे तक आप फील्ड पर ही रहते हैं। ये मतलब एनर्जी कहाँ से लाते हैं? क्या थकान नहीं महसूस होती? एनर्जी नहीं है, एक संकल्प है। क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि आयुर्वेद के अस्पताल, आयुष के अस्पताल बहुत बदहाल हैं। तो हम नहीं कहते कि वो बदहाल हैं, लेकिन मेरा ये है कि इन अस्पतालों के प्रति समाज में, या हमारी दवाओं के प्रति, आपने कोरोना का काल देखा, इस देश और दुनिया जब दवाओं के लिए जूझ रही थी, तो हमारे आयुष के काढ़े ने ही इस देश को संजीवनी प्रदान किया। पूरे देश के लोगों को ज़िंदगी जीने की जो अदम्य लालसा इस देश के लोगों में है, उनको और संबल प्रदान किया, सहारा दिया। हमारे आयुष कवच ऐप ने उत्तर प्रदेश के 26 लाख परिवार जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनको योग के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से क्रांति पैदा किया उत्तर प्रदेश में। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के लोग आयुर्वेद के प्रति, होम्योपैथ के प्रति, हमारी दवाओं के प्रति, हमारे अस्पतालों के प्रति, आप कल्पना नहीं करते कि दूनी हो चुकी है हमारी ओपीडी। हमारे अस्पतालों में जो उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि समाज कहीं न कहीं से बहुत आशा भरी नज़रों से हमारी तरफ देख रहा है। तो मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। आपने देश के प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया कि आयुष और आयुर्वेद उनकी प्राथमिकता में है, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन और रात काम करना हमारी भी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें साझा करने के लिए। ऐसी तमाम बातों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए thejournalistnews.com।